नॉलेज गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी आपका स्वागत करता हूं। और ये आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी कि एकेटीयू में बीटेक कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के बच्चे हों, चाहे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के हों, सबके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेकर आया हूं। क्योंकि जब बच्चे एकेटीयू से बीटेक कर रहे होते हैं, उनका रिजल्ट आता है या फिर वो सिलेबस देखते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा भी होगा, तो ये एक तरीके से एकेटीयू यूनिवर्सिटी का क्या है, ग्रंथ है। इसको समझना बहुत जरूरी है। जो बच्चे इस बार 2025-26 के सेशन में एडमिशन लिए हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूल्स एंड रेगुलेशन जो यूनिवर्सिटी के हैं उनको समझना। अगर आप लोग इसको समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आपका जो डाउट है इन फ्यूचर, चाहे वो रिजल्ट को लेकर हो, चाहे अपनी परसेंटेज को लेकर हो, चाहे अपने ग्रेड को लेकर हो, या फिर कैसे आप पास आउट होते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुंचते हैं, सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बस पेशेंस के साथ आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। ये पूरा जो एकेटीयू का रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां से निकल कर आती हैं वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स बीटेक के लिए बनाई गई हैं। इफेक्टिव है ये 2018-19 से, इसी को रिवाइज्ड करा दिया गया था। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और उनके माइंड में जो भी डाउट है एकेटीयू के कोर्स बीटेक से रिलेटेड वो सब आज यहां पर क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए हम बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की। स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए उस पर ज्यादा डिस्कशन हम यहां पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, आपका यूनिवर्सिटी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में ये है। ठीक है, कुछ इसके बारे में यहां पर दिया गया है, सारी चीजें, कुछ डेफिनेशंस यहां पर दी गई हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, एकेडमिक्स हो गया है। बेसिकली आपको पता ही है 2 कंसेक्यूटिव्स यहां पर सेमेस्टर वाइज आपका कोर्स होता है। 1 ऑड सेमेस्टर रहता है और 1 इवन सेमेस्टर आपका रहता है एक एकेडमिक ईयर में। और सेमेस्टर की बात करते हैं तो ईच सेमेस्टर कंसिस्ट 15 to 18 वीक्स ऑफ द एकेडमिक वर्क इक्विवेलेंट टू द 90 एक्चुअल टीचिंग डेज। यानी कि आपका एक सेमेस्टर जो होगा एक्चुअली 90 डेज का टीचिंग उसमें इन्वॉल्व रहता है, तब वो आपका क्या कहलाता है, एक सेमेस्टर बन जाता है। ऑड सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं यहां पर तो वो शेड्यूल रहता है जुलाई से दिसंबर के बीच में। बेसिकली क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी डिले चल रही है आफ्टर द कोरोना, तो ये शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ाया गया है एकेटीयू का, लेकिन धीरे धीरे पटरी पर आने की कोशिश कर रही है। क्योंकि इस बार जो बच्चे थे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, उनके एग्जाम थोड़ा जल्दी भी कंडक्ट कराए थे यूनिवर्सिटी ने, ताकि हम ट्रैक पर ला सकें अपने पूरे सेमेस्टर को। ठीक है, वहीं पर इवन सेमेस्टर की बात करें तो वो जनवरी से जून तक कंडक्ट कराया जाता है, जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस ये शिफ्टिंग हो सकती है, वो कोई मायने नहीं रखती और ये इतना बड़ा इशू भी नहीं है, ये सभी बच्चों के लिए रहने वाला है। तो ये कुछ चीजें यहां पर दी हैं। बेसिकली आपको जो समझना है वो यहां से है लेटर ग्रेड। जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और उसमें मार्क्स आप लेकर आते हैं, टोटल मार्क्स जितने भी आते हैं उसके हिसाब से उस सब्जेक्ट में आपको ग्रेड दिया जाता है। और ये ग्रेड आपका A+A, B+B, C, D, E एंड F में डिवाइड होता है। मतलब ग्रेड जो है वो आपको A+ मिलेगा या फिर A मिलेगा, वैसे ही B+ मिलेगा या फिर B ग्रेड मिलेगा, देन C, D, E और F। ये सारी ग्रेड्स आपको अपने रिजल्ट में देखने को मिलती हैं जब आपका रिजल्ट अनाउंस होता है। क्लियर हुआ? देन उसके बाद है ग्रेड पॉइंट। अब ग्रेड पॉइंट क्या है? इन ग्रेड की हेल्प से आपको पॉइंट्स भी मिलते हैं। दैट मींस इट्स ए न्यूमेरिकल वेटेज अलॉटेड टू ईच लेटर ग्रेड ऑन द 10 पॉइंट स्केल। यानी कि 10 पॉइंट के स्केल के हिसाब से आपको यहां पर इन ग्रेड्स के लिए पॉइंट्स दिए जाते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप दोनों पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। देन आते हैं क्रेडिट पर। उसके बाद आपका रोल होता है रिजल्ट में क्रेडिट्स का। क्रेडिट क्या होते हैं? देखिए, a unit by which the course work is measured, it determines the number of hours of the instructions required per week। यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं पर वीक कितना लोड है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, वो उसके क्रेडिट्स क्या करता है, डिसाइड करता है। जैसे 1 क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू 1 आवर ऑफ टीचिंग और 2 आवर ऑफ प्रैक्टिकल वर्क। आई होप इस लाइन से आप समझ गए होंगे। मतलब कहने का ये है बेटा कि जो आपका सब्जेक्ट का क्रेडिट होता है, ठीक है, ये वो बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे जिन्होंने फर्स्ट ईयर कर लिया है या फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले हैं। ठीक है, मतलब अगर आपके किसी सब्जेक्ट के 4 क्रेडिट हैं तो उसमें आपका जो वर्किंग आवर होगा पर वीक वो आपका 4 आवर का होगा, मतलब 4 आवर्स का वहां पर वर्किंग पीरियड होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। और अगर लैब है तो लैब का अगर 2 क्रेडिट है तो उसका मतलब है कि वहां पर लैब आपकी 4 आवर्स की होगी, यानी कि 1 घंटे की लैब के लिए आपको हाफ पॉइंट देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर दिया है ना, 2 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, आपको 1 क्रेडिट वहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप क्रेडिट भी आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा जब आपका जो
फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट्स का अलॉटमेंट आपका रहता है, उसको जब मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको और अच्छे से वहां पर क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद क्रेडिट पॉइंट्स आपको मिलते हैं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेड पॉइंट एंड द नंबर ऑफ क्रेडिट्स फॉर ए कोर्स। जो आपको यहाँ पर ग्रेड दी गई थी, ग्रेड के हिसाब से पॉइंट दिए गए थे, फिर क्रेडिट कितना था उस सब्जेक्ट का, उसके हिसाब से आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। तो आई होप आप लोग इन चारों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब जिन पर ये हार्ट बना हुआ है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं हाईलाइट किए हूँ, जैसे सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, जिसको आप SGPA बोल देते हैं, वो आपको सेमेस्टर वाइज प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, मतलब जब आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देंगे तो आपको SGPA प्रोवाइड कराया जाएगा। देन जब आप सेकंड ईयर का एग्जाम देंगे तब वहां पर भी SGPA कराया जाएगा आपको प्रोवाइड, लेकिन पूरे होल ईयर का आपको मिलेगा ईयरली ग्रेड पॉइंट एवरेज, जिसको आप YGPA नाम दे देते हैं। तो ये दोनों चीजें आप लोग समझ गए होंगे। सेमेस्टर का ग्रेड पॉइंट SGPA कहलाता है, ईयरली ग्रेड पॉइंट एवरेज जो है वो YGPA कहलाता है। और देन लास्ट में एक और है क्रेडिट पार्ट, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, जिसको आप CGPA बोल देते हैं। ये ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस को शो करता है। जब भी आप फाइनल ईयर में पास आउट होंगे, 8 सेमेस्टर का एग्जाम आप देंगे, आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, देन वहां पर आपको CGPA प्रोवाइड कराया जाएगा। दैट मींस मेजर ऑफ overall cumulative performance of a student over all semesters and it will display at the end of the program। मतलब जब आप 4 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तब ये आपको CGPA प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके नेक्स्ट फ्यूचर जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं या फिर अगर किसी कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। और CGPA जो है वो टोटली डिपेंड करता है आपका YGPA और YGPA टोटली डिपेंड करता है SGPA। तो आप किसी भी सेमेस्टर को, किसी भी ईयर को हल्के में नहीं ले सकते हैं बच्चों। देखिए, आपका 12th लेवल तक परसेंटेज मैटर करता है, लेकिन बीटेक में आपका CGPA मैटर करता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपको बीटेक में एडमिशन लेने के लिए 60% होना जरूरी है। किसी यूनिवर्सिटी में आपका 75% रहता है, किसी ब्रांच में भी पर्टिकुलर ये परसेंटेज बढ़ जाता है भाई 70% ही। जो 70% वाले स्टूडेंट हैं 12th में, वही हमारे यहाँ पर इस ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग अलग कंडीशंस आपकी परसेंटेजेस बेसिस पर रहती हैं जब आप बीटेक में कोर्स सब्जेक्ट मतलब एडमिशन लेने जाते हैं। तो वैसे ही जब आप CGPA की बात करते हैं बेटा, तो आपका जो बीटेक का फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद या तो आप फर्दर स्टडी करने जाएंगे या फिर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो एक लिमिट लगा देती हैं कि इस इस CGPA तक के ही बच्चे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हैं SGPA, YGPA और CGPA। इज दैट क्लियर? ये चीज आप पहले दिन से ही, जो बच्चे नए एडमिटेड हैं या फिर जिन्होंने फर्स्ट ईयर ही किया है अभी, वो अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लें कि आपको CGPA बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलना है अपना, ताकि आप किसी भी चांस से पीछे ना रह जाएं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट। ये क्या है थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूं। इफ ए स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड ऑल फॉर्मेलिटीज एंड बिकम द एलिजिबल टू अटेंड द एग्जामिनेशन एंड हैज अटेंड एट लीस्ट वन सब्जेक्ट ऑफ पासिंग, सच अटेम्प्ट्स, जिसको आप फर्स्ट सिटिंग कह रहे हैं, शैल बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट अटेम्प्ट। मतलब कहने का ये है कि आपने सारी एलिजिबिलिटी जो है वो कर ली हैं और फिर आप एग्जाम हॉल में एक कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट अटेंड कर लेते हैं तो वो आपका उस कोर्स को लेकर फर्स्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए आगे है ट्रांसक्रिप्ट और ग्रेड सीट और सर्टिफिकेट। ये क्या है चलिए इसको भी समझ लेते हैं। बेस्ड ऑन द ग्रेड्स अर्न ए ग्रेड सीट या सर्टिफिकेट शैल बी इशूड टू ऑल द रजिस्टर्ड स्टूडेंट एट द एंड ऑफ एवरी एकेडमिक ईयर। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सेमेस्टर वाइज, फिर ईयर वाइज, फिर पूरे कोर्स की आपकी CGPA प्रोवाइड कराई जाती है। तो द ग्रेड सीट, जिसको आप सर्टिफिकेट भी कहते हैं, विल डिस्प्ले द कोर्स डिटेल, जिसमें आपका कोड, टाइटल, नंबर ऑफ क्रेडिट्स, ग्रेड सिक्योर्ड अलॉन्ग विद द SGPA ऑफ बोथ सेमेस्टर एंड YGPA अर्न टिल दैट एकेडमिक ईयर। जब आपका रिजल्ट अनाउंस होता है तो इस तरीके से आपको पूरा वहां पर ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और फाइनली जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो वहां पर आपको CGPA दिखाई देता है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं आपका कोर्स कवरेज की। कोर्स कवरेज में आपका पहले 2 सेमेस्टर जिसको आप फर्स्ट ईयर बोल देते हैं, फिर नेक्स्ट 3rd और 4th जिसको आप सेकंड ईयर बोल देते हैं, 5th और 6th 3rd ईयर बोल देते हैं, और 7th और 8th आप 4th ईयर बोल देते हैं। तो इस कोर्स कवरेज में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जो आप पढ़ते हैं वो अप्लाइड साइंस के कोर्सेज पढ़ते हैं, कॉमन इंजीनियरिंग कोर्सेज पढ़ते हैं जो सभी ब्रांचेस के बच्चों को पढ़ने होते हैं, मैंडेटरी कोर्सेज होते हैं। ठीक है, देन जैसे ही आप सेकंड ईयर में पहुंचते हैं तो कुछ कोर्सेज आपके अप्लाइड साइंसेस के रहेंगे जो कि कॉमन रहेंगे ब्रांचेस में। ठीक है, और देन आप जिस ब्रांच से लाई करते हैं उसके इंजीनियरिंग कोर कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप CS के हैं तो CS के कोर्सेज आप वहां पर पढ़ेंगे, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स वहां पर आप पढ़ेंगे विद अलॉन्ग अप्लाइड साइंस के कोर्सेज। ठीक है, जैसे ही आप 3rd ईयर में पहुंचते हैं यानी कि 5th और 6th सेमेस्टर में, तो
वहां पर कुछ आपको ह्यूमैनिटीज और मैंडेटरी कोर्सेज यानी कि सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे इंजीनियरिंग कोर, इलेक्टिव कोर्सेज, अदर इलेक्टिव और फिर ब्रांच वाइज जो भी आपके सब्जेक्ट वहां पर उस पर्टिकुलर ब्रांच से रिलेट बनते हैं। तो ये सारी चीजें इस तरीके से आपको पूरे अपने कोर्स में पढ़नी होती हैं। अब यहां पर ध्यान से आप देखेंगे, जो मैंने लास्ट स्लाइड में बेटा आपको क्रेडिट के बारे में बताया था, तो वो कैसे डिफाइन होते हैं। देखिए, कोई एक सब्जेक्ट है आपका जिसका लेक्चर जो है पर वीक आर जो है उसके वो 3 हैं और उसमें एक ट्यूटोरियल है, तो टोटल 1 वीक में कितने आवर्स हो गए उसके 4 आवर हो जाते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। तो इन 4 आवर्स के हिसाब से इसका क्रेडिट हो गया बेटा 4। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए। वहीं पर आगे अगर हम चलें, एक सब्जेक्ट है जिसका 2 आवर्स पर वीक का मतलब आपका लेक्चर प्लान है और एक ट्यूटोरियल उसमें इन्वॉल्व है, तो टोटल जो आवर्स हो गए वो कितने हो गए बेटा 3 आवर्स हो गए हैं, तो इसलिए इसका क्रेडिट हो जाता है 3। वैसे ही अगर किसी सब्जेक्ट का एक ही ट्यूटोरियल है, बस केवल उसका लेक्चर में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसका 1 आवर है, तो इसलिए इस सब्जेक्ट का 1 क्रेडिट हो जाता है। आगे आते हैं लैब वर्क के लिए। अगर किसी लैब का 2 आवर का पर वीक शेड्यूल दिया गया है तो उसका क्रेडिट होगा 1। अब जैसे ही 2 से बढ़ाइए, सपोज ये हो गया 3, क्लियर है, देन तब भी इसका क्रेडिट 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखकर चलनी है, ठीक है। चलिए, अब अगर आप ध्यान से इधर देखते हैं, अगर कोई सब्जेक्ट है जिसका ट्यूटोरियल है 1 घंटे का और उसकी लैब है कितनी 3 घंटे की पर वीक, तो ऑब्वियसली बात है यहां पर 1 क्रेडिट के लिए 2 आवर होनी चाहिए प्लस 1 और आर आपका है, तो 2 क्रेडिट तो आपके यहां से हो गए और 1 क्रेडिट इसका यहां से हो गया, तो टोटल इस सब्जेक्ट के लिए क्रेडिट हो गए हैं 3। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वहीं पर एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसका लैब है 2 घंटे का, 1 सेकेंड बच्चों, लैब है जिसका 2 घंटे का बच्चों और उसका 1 घंटे का ट्यूटोरियल भी है उस वीक में, तो टोटल क्रेडिट उसके लिए 2 हो जाएंगे। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट के क्रेडिट में कंफ्यूजन होगा। आप जैसे ही अपना सिलेबस देखेंगे उसमें सारी डिटेल्स आपको दी होती हैं और अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि इस सब्जेक्ट के लिए 4 क्रेडिट ही क्यों हैं। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। देखिए, थोड़ा पेशेंस रखकर बेटा ये वीडियो आप कंप्लीट देखना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं पूरे होल बीटेक में कहीं पर भी कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। सारी चीजें आपको बहुत आसानी से क्लियर होती चली जाएंगी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां पर बच्चे फंसते हैं, जो बच्चों की क्वेरी रहती है, उन पर ज्यादा फोकस यहां पर मैं करूंगा, ठीक है। एडमिशन का आपको भी पता ही है किस तरीके से एडमिशन लिया जाता है, या तो आप फर्स्ट ईयर में लेंगे या फिर सेकंड ईयर में एज ए लेटरल एंट्री लेंगे, जो कि डिप्लोमा होल्डर या फिर बीएससी कैंडिडेट्स के लिए अलाउ होता है, जिसमें आप डायरेक्ट 3rd सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे सेकंड ईयर में, ठीक है। ये आपका नॉर्मली पता ही है आपको प्रोसेस। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन ये भी आपको पता है। बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए अगर आप थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम जा रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी रहती है, तो इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपको पता है क्योंकि आप ऑलरेडी उन एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करके ही एडमिशन लिए हैं, है ना। अगर वो एलिजिबिलिटी आपके पास नहीं होती तो आपका एडमिशन ऑब्वियसली बात है नहीं होता, ठीक है। चलिए अब अटेंडेंस की बात कर लेते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपकी परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपने SGPA की बात की है हमने पीछे, फिर YGPA की बात की है, CGPA की बात की है, तो वो सब कहीं ना कहीं इस अटेंडेंस पर भी आपके मैटर करती हैं, क्योंकि अगर आप लोग रेगुलर क्लासेस नहीं लेंगे तो आपका कहीं ना कहीं SGPA गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी सब्जेक्ट को बेटा आप पढ़ रहे हैं और रेगुलर उसको नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा, और देन एट द एंड जब आप एग्जाम देंगे तो वहां पर आपकी उस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। अदरवाइज बेसिकली ये अटेंडेंस यहां पर क्या शो कर रही है वो मैं आपको बता देता हूं कि आप इस अटेंडेंस के बेसिस पर भी एलिजिबल होते हैं अपने एग्जाम देने के लिए। कैसे? देखिए, एवरी स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेंड ऑल द लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स, प्रैक्टिकल्स एंड अदर प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम एंड को करिकुलम्स एक्टिविटीज। जो भी आपके कॉलेज में, जो भी आपके क्लास में एक्टिविटीज होती हैं, लेक्चर, ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल, वो सब आपको अटेंड करनी है। देन द अटेंडेंस कैन बी कंटेंडेड अप टू 25% ऑन द मेडिकल ग्राउंड और फॉर अदर गाइडेंस रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द स्टूडेंट। मतलब कहने का ये आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है अप टू 25% इन एनी मेडिकल सिचुएशन, या फिर अदर कोई ऐसी कंडीशन होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 25% का अटेंडेंस में रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो दैट मीन्स आपको 75% अटेंडेंस तो करनी ही करनी है अगर आपको मेन एग्जाम में एलिजिबल होना है बैठने के लिए। तो इज दैट क्लियर? चलिए आगे फर्दर क्या है। ए फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ अटेंडेंस अप टू 15% फॉर ए स्टूडेंट कैन बी गिवन बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज, प्रोवाइड दैट ही या सी has been absent with prior permission of the head of the institute या फिर college for the reason acceptable to him। फर्दर आपको 15% का रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन वो तभी मिलेगा आपको जब आपका हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन या कॉलेज उसकी परमिशन देता है। तो दैट मीन्स
इंपॉर्टेंस हो जाती है आपकी कि आप अपने डिपार्टमेंट में अच्छा बिहेवियर बनाए रखें। तभी अगर किसी सिचुएशन में आपको 15% का और रिलैक्सेशन चाहिए तो वहां से प्रायर परमिशन ऑफ हेड की आपको मिल सकता है। इज दैट क्लियर? तो इसलिए बेटा आपको अपने डिपार्टमेंट में अच्छा बच्चा बन के रहना है। इज दैट क्लियर? वो कहीं ना कहीं आपको लाभ पहुंचाएगा। आगे फर्दर मैं और सारी चीजें आपको बताऊंगा जिससे कि आपको क्लियर होगा कि एक रेगुलरिटी और एक अच्छा स्टूडेंट बने रहने से क्या बेनिफिट होगा आपका जब आप अपने रिजल्ट को एनालाइज करेंगे तो। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से समझाने में सफल होऊंगा और मुझे उम्मीद भी है कि आपको भी सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। देन आगे फर्दर इसके बारे में ही दिया हुआ है अटेंडेंस के बारे में, वो आप इसको रीड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ठीक है, अगर आप उन दोनों कंडीशंस को कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एंड सेमेस्टर एग्जाम को के लिए आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ये यहां पर लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको डायरेक्टली देखने में तो लग रहा है कि हमें पता ही है 4 साल का होता है, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस है बेटा कि उन 4 साल के लिए कितना रिलैक्सेशन उसके साथ आपको दिया जाता है, वो सारी चीजें आपको यहां पर समझना जरूरी है। टोटल ड्यूरेशन आपको पता है 4 ईयर्स होता है। अगर कोई बच्चा सेकंड ईयर में यानी कि लेटरल एंट्री में एडमिशन लिया है तो उसका 3 साल का होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन लिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये आपको पता ही है। टीचिंग आवर्स जो है वो वर्किंग डेज है वो 90 होने चाहिए एक सेमेस्टर में। ये आपका फर्दरी वही चीज है जो हमने पीछे डिस्कस किया है। द स्टूडेंट एडमिटेड टू द फर्स्ट ईयर बीटेक शैल कंप्लीट द कोर्स विद इन ए पीरियड ऑफ 7 एकेडमिक ईयर्स। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, यानी कि 4 साल का आपका कोर्स है बेटा 4 ईयर्स का, लेकिन आपको जो कोर्स कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम टाइम दिया गया है वो है आपका 7 ईयर्स का। ये उन बच्चों के लिए है जो डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट ईयर में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है। लेकिन अगर आपने सेकंड ईयर में लेटरल एंट्री में एडमिशन लिया है बच्चों, तो उन बच्चों के लिए यही समय 3 ईयर्स हो जाता है। ठीक है, और ये आपका जो 7 ईयर था है ना, ये टोटल 7 ईयर रहेगा, मतलब सेकंड ईयर के बाद। ठीक है, वो भी अभी हम यहां पर देखेंगे। देखो 6 एकेडमिक ईयर है ना, तो ये आपका 6 ईयर्स हो जाएगा। क्लियर है? तो एक ईयर उधर आपका घटा है तो इधर भी आपका 1 ईयर कम होगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 7 ईयर्स हो गया फर्स्ट ईयर में जिसने एडमिशन लिया है। डिसकंटिन्यू द कोर्स है ना, उसके बाद अगर वो नहीं करता है, इसमें फेल हो जाता है, 7 साल में भी वो कंप्लीट नहीं कर पाता है, सारे सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाता है, मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ क्रेडिट कंप्लीट नहीं करता है, तो उसको डिसकंटिन्यू मान लिया जाएगा और उसको डिग्री अवार्ड नहीं की जाएगी। आगे द स्टूडेंट एडमिट अंडर द लेटरल एंट्री, जिसको आप सेकंड ईयर बीटेक बोल देते हैं, शैल कंप्लीट द कोर्स विद इन ए पीरियड ऑफ 6 एकेडमिक ईयर। 6 साल के एकेडमिक ईयर में आपको कंप्लीट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट एडमिशन, जब से आपने एडमिशन लिया है, मतलब सेकंड ईयर से जो लेटरल एंट्री में आपने एडमिशन लिया है बेटा। ठीक है, फेलिंग विद ही और सी हैज टू डिसकंटिन्यू द कोर्सेज। अगर वो नहीं कर पाता है तो देन उसको फेल मान लिया जाएगा, यानी कि उसको डिग्री अवार्ड नहीं की जाएगी। क्लियर हो गया? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे ए कैंडिडेट हु हैज फेल्ड ट्वाइस इन द फर्स्ट ईयर, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, अगर वो 2 बार फेल हो जाते हैं पहले ही साल में, तो एनी रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है, he or she being not permitted to appear in the semester examination shall not be allowed to continue his or her study further। मतलब कहने का ये है, अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, वहां पर आप फर्स्ट ईयर में ही 2 बार फेल हो चुके हैं, तो आपको फर्दर एडमिशन नहीं दिया जाएगा। आप बीटेक कोर्स को नेक्स्ट फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी यूनिवर्सिटी थोड़ा सा रिलायबल है, यानी कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, आपको वहां पर भी चांस प्रोवाइड करा सकती है। प्रोवाइड फर्दर दैट इफ स्टूडेंट विश टू कंटिन्यू थर्ड टाइम इन द फर्स्ट ईयर, ही सी मे बी अलाउड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन laid down by the university for such permission, but the maximum time allow for completing the course will remains same as in the clause 4.2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि बेटा आपको अगर 2 साल आप फेल हो जाते हैं और यूनिवर्सिटी से आपने रिक्वेस्ट किया और थर्ड ईयर भी आपको दे दिया गया, फर्स्ट ईयर में अलाउ कर दिया गया, परमिशन दे दी गई है, तो वहां पर कंडीशन वही रहेगी कोर्स को कंप्लीट करने की 7 ईयर, उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? तो आई होप 4.3 जो पॉइंट है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। और फाइनली बीटेक कंप्लीट करने के लिए मिनिमम क्रेडिट रिक्वायर्स फॉर बीटेक डिग्री इज 160 क्रेडिट, यानी कि टोटल 160 क्रेडिट आपको अचीव करने ही करनी है अगर आपको बीटेक की डिग्री लेनी है तो फाइनली। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं करिकुलम की, जो कि 5th पॉइंट है। 4 ईयर करिकुलम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 सेमेस्टर एंड सेल इंक्लूड लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स, प्रैक्टिकल्स, सेमिनार्स, प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा। ये सारी चीजें आपकी इन्वॉल्व यहाँ पर रहती हैं। और फर्दर जो इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नोटिस निकलते हैं या सर्कुलर आते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंक्रीज हो सकती हैं एक्टिविटीज। ठीक है, आगे इंक्लूडिंग द करिकुलर
को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स एक्टिविटीज जो कि मैंने अभी बताया आपको, वो डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट पर या फिर यूनिवर्सिटी पर। वो कुछ और फर्दर एक्टिविटीज अगर कराना चाहती है तो वो सब आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है। इज दैट क्लियर? अब आते हैं चेंज ऑफ ब्रांच, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि हम गलत ब्रांच में आ गए हैं, हमें दूसरी ब्रांच में शिफ्ट होना है, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है वो भी इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कराई हुई है। क्या कंडीशन यहाँ पर है? देखिए, change of branch may be allowed against the vacant seat in the following two stages provide the criteria at following sub classes is satisfied। then इसका कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आप जिस ब्रांच में स्विफ्ट करने वाले हैं, स्विच करने वाले हैं, उसमें आपका वैकेंट सीट होना जरूरी है। मतलब ऑलरेडी अगर किसी ब्रांच में आप जाना चाहते हैं तो अगर वो ऑलरेडी फुल है तो ऑब्वियसली बात है वहां पर आपको चांस नहीं मिलेगा। जैसे आज के समय में सीएस हर जगह फुल रहता है, अगर आप किसी दूसरी ब्रांच से सीएस में स्विच करना चाहते हैं तो आप स्विच नहीं कर सकते अगर उस इंस्टीट्यूट की सारी सीट उस ब्रांच की फिल है तो। इज दैट क्लियर? पहला तो यही क्राइटेरिया है। अगर फिल नहीं है, कोई सीट वैकेंट है, तो उस सिचुएशन में आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लीट करनी है, तभी आप स्विच कर सकते हैं। क्या है? इन फर्स्ट ईयर आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर और ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम ऑन द वैकेंट सीट सब्जेक्ट टू क्लॉज 6.2। आगे वो क्लॉज आएगा अभी 6.2। तो पहला तो यही है कि जब आपका लेट डेट मतलब लास्ट डेट ऑफ एडमिशन हो रहा है, वो जो रजिस्ट्रेशन होता है उस समय भी आप चेंज कर सकते हैं। मतलब पहले आप इंस्टीट्यूट में गए, आपने किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए अप्लाई किया और आपको लगा, आपने डिस्कस किया अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, उन्होंने सजेस्ट किया कि इस ब्रांच में नहीं, इस ब्रांच में आप ले लीजिए एडमिशन। तो अगर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन से पहले आप उसको चेंज करना चाहें तो यू कैन चेंज इट। देन आगे आते हैं, इन सेकेंड ईयर ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ बीटेक फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन for those who are passed without any carry over paper subject to clause 6.2। वो आगे अभी हम क्लॉज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये लाइन आपको विशेषकर ध्यान रखनी है, पास विदाउट एनी कैरी ओवर पेपर, यानी कि आपका फर्स्ट ईयर में कोई भी बैक अगर नहीं है तो देन यू एलिजिबल फॉर चेंज द ब्रांच। आप ब्रांच को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी आप ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बात करेंगे। वो मैं क्यों कह रहा हूं, अगर किसी ब्रांच में जिसमें बच्चे स्विफ्ट करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं और उसमें केवल 2 सीट ही खाली हैं, ठीक है, और बच्चे हैं 4 जो स्विच करना चाहते हैं उस ब्रांच में, तो यहां पर मेरिट के बेसिस पर 2 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा और उनको वो पर्टिकुलर ब्रांच दे दी जाएगी, अलॉट कर दी जाएगी। ये यहां पर सेकंड पॉइंट कह रहा है, अगर वो 4 के 4 बच्चे विदाउट एनी बैक क्लियर पास आउट हैं फर्स्ट ईयर में तो। ठीक है, क्लियर हो गई आपको ये पॉइंट। चलिए आगे, आफ्टर चेंज ऑफ ब्रांच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ब्रांच सेल नाइदर इंक्रीज ओवर द इनटेक। जैसा कि पहले ही पॉइंट बताया उसने कि अगर उस पर्टिकुलर में देखिए ये 6.2 क्लॉज जो है वो यहां पर है ना, मतलब उस पर्टिकुलर ब्रांच का जितना भी इनटेक है, मतलब उस कॉलेज में जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं अगर उस ब्रांच का इनटेक है 60 स्टूडेंट्स का और ऑलरेडी वहां पर 60 स्टूडेंट्स हैं, तो फिर आपका कैसा भी रिजल्ट हो, कैसी भी आपकी फर्स्ट ईयर में परफॉर्मेंस हो, आप स्विच नहीं कर सकते हैं उस ब्रांच में। मतलब आपका इनटेक से कम आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तभी आप अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप चेंज ऑफ ब्रांच भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरीके से आपको स्विच करना होगा अपनी ब्रांच से दूसरी ब्रांच में। इज दैट क्लियर? चलिए, चेंज ऑफ ब्रांच फैसिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स। क्या है? कैंडिडेट एडमिटेड इन द बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी कोर्स। अगर किसी बच्चे ने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में लिया है कोर्स या बायोटेक में लिया हुआ है तो वो स्विच नहीं कर सकता या इन ब्रांच में स्विच नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देन कैंडिडेट एडमिटेड इन द सेकंड ईयर ऑफ बीटेक कोर्सेज एज पर द क्लॉज 2.2, यानी कि अगर आपने सेकंड ईयर में एडमिशन लिया है, लिटरल एंट्री में एडमिशन लिया है, तो आप चेंज नहीं कर सकते हो ब्रांच। ठीक है, ये केवल और केवल फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए एप्लीकेबल होता है कि आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बाद, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। ठीक है, आगे, द चेंज ऑफ ब्रांच इफ अलाउ विल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम बीटेक थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर से आपका वो अलाउ हो जाएगा, यानी कि आप थर्ड सेमेस्टर में उस पर्टिकुलर ब्रांच में जिसमें आपने स्विच किया है उसी में पढ़ेंगे और उसी के एग्जाम आप फर्दर देंगे। आगे, द ब्रांच चेंज प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड बाय 30th अगस्त ऑफ ईच एकेडमिक सेशन, है ना, 30th अगस्त तक आप कर सकते हैं। फर्दर चेंज ऑफ ब्रांच शैल नॉट बी परमिटेड, फिर आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे, चेंज ऑफ कॉलेज। क्या चेंज ऑफ कॉलेज भी अलाउ करता है यूनिवर्सिटी? बिल्कुल नहीं करता है। चेंज ऑफ कॉलेज शैल नॉट बी परमिटेड, यानी कि कॉलेज को चेंज करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। देन चेंज ऑफ स्टडी सेंटर, वो भी नहीं है परमिटेड, मतलब आप ये चाहते हैं कि हम इस सेंटर से दूसरे सेंटर पर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी अलाउ नहीं है। जिस कॉलेज में, जिस इंस्टीट्यूशन में आपने एडमिशन लिया है वहीं पर आपको पढ़ना है, अपना डिग्री वहीं से कंप्लीट करना है, वहां पर आप स्विच कर सकते हैं ब्रांच को। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एग्जामिनेशन की बात यहां पर वही चीज लिखी गई है कि आपको बहुत सारी क्राइटेरियाज, अपने असाइनमेंट्स, अपने ट्यूटोरियल्स, अपने जो भी वाइवाज हैं, अटेंडेंस है, वो सारी कंप्लीट करनी है। देन आपको परमिटेड किया जाता है। अगर आपने 75% दी है
अपने सेमेस्टर में, तो आपको परमिशन दे दी जाती है एंड सेमेस्टर में थ्योरी पेपर्स में, और सेशनल वर्क्स वहां पर आपके अलॉट कर दिए जाते हैं, मार्क्स अलॉट कर दिए जाते हैं। तो ये आपका एग्जामिनेशन का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। अब आते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ पासिंग। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों में रहता है, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में होते हैं। जैसे ही वो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट देखते हैं तो उनके दिमाग घूम जाते हैं और वो यही सोचते हैं कि अभी हमारे पास सेकंड सेमेस्टर बचा हुआ है, कैसे हम फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में पहुंच सकते हैं। तो ये पॉइंट्स उनके लिए हैं, इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से आपको समझना। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, ए स्टूडेंट हु ऑब्टेन ग्रेड A+ टू E, जैसा कि शुरुआत में मैंने ग्रेड्स बताई थी ना, A+, A, फिर B+, B, फिर C, D, E और F। ये जो F थी ये फेल के लिए ग्रेड दी जाता है। तो इसमें पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है, अगर बच्चा A+ से E तक ग्रेड ऑब्टेन करता है तो वो आपका पास माना जाएगा। पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया है। इफ ए स्टूडेंट सिक्योर्ड F ग्रेड, जो कि फेल के लिए होता है, ही सी हैज टू रीअपियर फॉर द एग्जामिनेशन, जिसको आप बैक पेपर बोल देते हैं यहां पर, ठीक है, बैक पेपर। क्लियर हुआ? तो यानी कि फिर से आपको वो सब्जेक्ट का पेपर देना होगा। देन इट इज मैंडेटरी फॉर ए स्टूडेंट टू अर्न द रिक्वायर्ड क्रेडिट एज मेंशन्ड इन ईच सेमेस्टर, यानी कि आपको रिक्वायर्ड क्रेडिट की नीड होगी, जो कि हर एक सेमेस्टर में मेंशन होते हैं। वो अभी हम डिटेल में देखेंगे जब आपका इवोल्यूशन स्कीम देखेंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या पॉइंट लिखा हुआ है, फॉर ए पास इन द थ्योरी सब्जेक्ट ए स्टूडेंट शैल सिक्योर मिनिमम 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी इन द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड 40% of the aggregate marks in the subject including the sessional marks also. Minimum passing grade is E. अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश यहां पर करता हूं बेटा। देखो अब आपका जो पेपर होता है बेटा वो 70 मार्क्स का तो थ्योरेटिकल एंड सेमेस्टर पेपर होगा जो आप एग्जाम देंगे, ठीक है। जैसे आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम मतलब 12th में बोर्ड के एग्जाम देकर आए हैं ना, वो 70 मार्क्स का होगा, प्लस 30 मार्क्स आपके रहते हैं जो आपको सेशनल से मार्क्स मिलते हैं, यानी कि जो कॉलेज से प्रोवाइड कराए जाते हैं आपके पूरे सेमेस्टर की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तो अगर आप इस 70 मार्क्स में से 30% मार्क्स लेकर आते हैं तो आप इस सब्जेक्ट में पास हो गए हैं। लेकिन उसमें भी क्या कंडीशन है, यहां पर जो ये टोटल आ रहा है 100 का, यहां पर आपको 40% मार्क्स लेकर आने ही आने हैं, यानी कि ग्रांड टोटल जो आपका यहां पर होना चाहिए वो 40 होना चाहिए, तब आप पास माने जाएंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तब आपको वहां पर मिनिमम ई ग्रेड प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर ये 39% रह जाते हैं तो यू अचीव द एफ ग्रेड, जो कि आप उस सब्जेक्ट में फेल माने जाएंगे और वो आपका बैक पेपर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब इसमें भी बेटा ये तो आप 30% हो गया है, आपका वेटेज के इतना लेकर ही आना है। अब इसमें भी तो कुछ कंडीशन होगी ना बेटा, इसमें क्या कंडीशन है देखते हैं। फॉर पास इन द प्रैक्टिकल इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वाइवा एग्जामिनेशन a student shall secure a minimum of 50% of the maximum marks prescribed by the university in the relevant practical internship project viva voice examination and 40% marks in the aggregate in, चलिए अभी मैं थोड़ा सा इसको भी बता देता हूं, यहां पर आपको 50% मार्क्स मिलने चाहिए ही, यानी कि आप इसका 50% से अगर कम आपको दिए गए हैं तो वो आपकी इंटरनल बैक मान ली जाएगी। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि अपनी ब्रांच अपने कॉलेज में रेपुटेशन अच्छी बनाए रखें, क्योंकि यही मार्क्स अगर आप अच्छे ले लेते हैं स्कूल से कॉलेज से तो आपकी परसेंटेज, आपका सीजीपीए यही इंक्रीज करते हैं। और अगर आप 50% से भी बिलो परफॉर्मेंस दे देते हैं तो वहां पर आपका इंटरनल बैक लग जाता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। 40% ऑफ मार्क्स इन द एग्रीगेट इन द प्रैक्टिकल इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वाइवा वॉइस इंक्लूडिंग द सेशनल मार्क्स। सेशनल मार्क्स को इंक्लूड करके वो सारी चीजें यहां पर आपको होनी चाहिए 40%। मिनिमम पासिंग ग्रेड इन द कोर्स इज ई, वो तो ई ही रहेगा मिनिमम, अगर इसे नीचे की ग्रेड आपको मिलती है तो वो फेल के लिए है। क्लियर हो गया? आई होप दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। फॉर ए पास इन द सब्जेक्ट विच वाज ओनली सेशनल कंपोनेंट्स, जिसमें केवल और केवल सेशनल पार्ट ही है, आपको उसका एंड सेमेस्टर एग्जाम नहीं देना है। नो एंड सेमेस्टर एग्जाम कंपोनेंट सच एज सेमिनार हो गया। स्टूडेंट सेल सिक्योर ए मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स, वहां पर आपको 40% मार्क्स मिनिमम अचीव करने हैं, ठीक है, ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स प्रेस्क्राइब्ड। मिनिमम पासिंग ग्रेड वहां पर ई ही आपको मिलेगा। जैसे अगर कोई आपका ऐसा पार्ट है जो 50 मार्क्स का है, जिसमें एंड सेमेस्टर एग्जाम आपको नहीं देना है, केवल और केवल सेशनल ही आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे इंटरनल, तो वहां पर आपको 40% यानी कि 20 मार्क्स अचीव करना जरूरी है। इससे कम अगर है तो वो इंटरनल बैक मानी जाएगी। देन
नेक्स्ट पॉइंट है फॉर ए पास इन द सब्जेक्ट हैविंग द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कंपोनेंट। जैसा कि हमने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर बोला था 70 + 30, ए स्टूडेंट शेल सिक्योर मिनिमम ऑफ 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी इन द थ्योरी एग्जामिनेशन एंड 50% ऑफ मार्क्स इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। जैसा कि मैंने पीछे आपको बता ही दिया है 70 + 30, तो यहां पर आपको 70 का 30% यानी कि 21 मार्क्स यहां पर एंड ऑफ थ्योरी एग्जाम चाहिए, और 30 का 50% मार्क्स यानी कि 15 आपको यहां पर चाहिए ही चाहिए। देन यू गेट द, कितना हो जाएगा टोटल, यहां पर ये हो जाएगा 36, ठीक है। लेकिन इन सब का जो सम होगा 100 है। अब ये 100 बेटा आपको कितना होना चाहिए, इन एडिशन द स्टूडेंट मस्ट सिक्योर 40% ऑफ मार्क्स इन द एग्रीगेट इन द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रैक्टिकल, थ्योरी सेशनल एंड प्रैक्टिकल सेशनल मार्क्स। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तो यानी कि यहां पर ये ग्रांड टोटल आपका 40 होना जरूरी है, तभी आप इस सब्जेक्ट्स की बैक से बच सकते हैं। आई होप ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि ये एकेटीयू यूनिवर्सिटी का ग्रंथ है। अगर आप इसको समझ गए तो जब आप पास आउट होकर जाएंगे आपको सारे पॉइंट्स की अहमियत समझ में आ जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है वो कहीं ना कहीं आपका इसी चीजों पर टिका हुआ है। अगर आप इन चीजों को समझ लेते हैं तो आपकी एंड सेमेस्टर, एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ कोर्स सारी परफॉर्मेंस सुधर जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये आपका सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है आपको पास होने की, जो हमने पिछली स्लाइड से और इस स्लाइड तक डिस्कस किए हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अब ये कुछ पॉइंट्स और लिखे हुए हैं यहाँ पर, इनको आप आराम से पढ़ लेना, मैं पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड वहां पर करा दूंगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी फॉर द प्रमोशन, यानी कि आपने पहले ईयर का एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आपका आ गया है दोनों सेमेस्टर का। अब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट होंगे, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस यहाँ पर हैं क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है, ये डाउट बहुत ज्यादा बच्चों के दिमाग में रहता है। आज इसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए, देयर शैल नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शन फॉर द प्रमोशन फ्रॉम ऑड सेमेस्टर टू द नेक्स्ट इवन सेमेस्टर। मतलब आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देकर आए हैं, अब सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम आपको देने हैं, तो इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम तभी दे सकते हैं, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है। चाहे आप पहले सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स में F ग्रेड के साथ ही क्यों ना फेल हो गए हो, आप सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम दे सकते हैं, कोई कंडीशन वहां पर नहीं है। देन फॉर प्रमोशन फ्रॉम द इवन सेमेस्टर टू द नेक्स्ट ऑड सेमेस्टर, जिसको कहेंगे आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में, ठीक है, यानी कि सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में, तो उसके लिए क्या है, यानी कि फॉर नेक्स्ट एकेडमिक ईयर जिसको बोल देंगे, द स्टूडेंट हैज सिक्योर आइदर ऑफ द सेमेस्टर ऑफ एन एकेडमिक ईयर इन फुल्ली क्लियर्ड और earn the credit greater than or equal to minimum credit of either of the semester for the example। देखिए इसको समझते हैं, इस पॉइंट का मतलब क्या है। देखिए पहली बात तो ये है कि जब आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट हो रहे हैं तो या तो आप फर्स्ट ईयर फुल्ली क्लियर कर लें, कोई भी बैक आपकी ना हो, नो बैक, किसी भी सब्जेक्ट में आपको F ग्रेड ना मिला हो, पहली कंडीशन तो ये, तो आप डायरेक्टली प्रमोट हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि आप अगर फर्स्ट ईयर में मतलब इतने क्रेडिट अचीव कर लेते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मतलब सेमेस्टर के जो मिनिमम क्रेडिट हैं उसके इक्वल अगर हो जाते हैं तो आप प्रमोट होकर सेकंड ईयर में पहुंच जाएंगे। कैसे? अब इस एग्जांपल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक स्टूडेंट है जिसने एग्जाम दिया, उसने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में 10 क्रेडिट अचीव की और सेकंड सेमेस्टर में 8 ही क्रेडिट वो अचीव कर पाया। तो टोटल क्रेडिट कितने हो गए बेटा उसके 10 + 8, यानी कि फर्स्ट ईयर में उसके 18 क्रेडिट्स हो गए जो उसने एग्जाम क्लियर करके अचीव किए हैं। अब जो आपका सेमेस्टर थे दोनों, वो पहले सेमेस्टर के टोटल क्रेडिट जो थे वो 17.5 थे, यानी कि यहां पर जो इसने 10 क्रेडिट अचीव किए उसके टोटल क्रेडिट थे 17.5, और दूसरे सेमेस्टर के जो क्रेडिट थे वो थे 20.5, ठीक है, 20.5। तो ये टोटल क्रेडिट्स थे सेमेस्टर वाइज, लेकिन उसने जो अचीव किए वो 18 हैं जो कि ग्रेटर देन हो जाते हैं इस मिनिमम सेमेस्टर के क्रेडिट से, तो देन ये स्टूडेंट प्रमोट हो जाएगा सेकंड ईयर में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसा यहां पर लिखा भी हुआ है, फर्स्ट ईयर टू सेकंड ईयर जाने के लिए इसने 17.5 क्रेडिट अचीव किए हैं फर्स्ट ईयर में, यानी कि दोनों सेमेस्टर में मिलाकर, तो टोटल क्रेडिट बाय द स्टूडेंट इज 18, देयरफॉर ही सी एलिजिबल फॉर प्रमोशन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड सेमेस्टर। इज दैट क्लियर? तो दैट मींस आपका मतलब ये स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाएगा। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। A student of first year earn 17.5 credit in the first semester and 18 credit in the second semester. The total credit of first semester यानी कि उसने 17.5 तो फर्स्ट सेमेस्टर में अचीव किए और सेकंड सेमेस्टर में उसने 18 क्रेडिट अचीव कर लिए हैं, जबकि फर्स्ट सेमेस्टर के टोटल क्रेडिट 17.5 ही थे और सेकंड सेमेस्टर के जो क्रेडिट थे वो थे 20.5, ठीक है। क्लियर हो गया? तो टोटल ऑब्वियसली बात है एक ही सेमेस्टर में उसने मिनिमम जो
क्रेडिट थे एक सेमेस्टर के वो अचीव कर लिए हैं, तो ये आपका फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में स्टूडेंट प्रमोट हो जाएगा। क्लियर हो गया? देखिए 17.5 क्रेडिट उसने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में से एक ही सेमेस्टर में अचीव कर लिए हैं, तो ही और हर फर्स्ट सेमेस्टर इज फुल्ली क्रेडिट, देयरफॉर ही और सी एलिजिबल फॉर प्रमोशन ऑफ सेकंड ईयर। इसने एक वर्ड यहां पर लिखा है फुल्ली क्लियर्ड, तभी तो वो बेटा 17 आउट ऑफ 17.5 ही अचीव कर पाया ना। जब वो फुल्ली क्लियर होगा तो यहां पर इस पॉइंट का मतलब क्या है फुल्ली क्लियर्ड का? अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट फुल्ली क्लियर पास कर लेते हैं विद नो बैक, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, तो आप डायरेक्टली अगर सेकंड सेमेस्टर में पूरे सभी सब्जेक्ट में फेल भी हो जाते हैं, या फिर जो थ्योरेटिकल एग्जाम आपने दिए उन सब में फेल हो जाते हैं, या फिर एक या दो सब्जेक्ट में ही पास होते हैं, या आपने दिए भी नहीं है एग्जाम, तो आप तब भी एलिजिबल हैं सेकंड ईयर में प्रमोट होने के लिए। आई होप अब इन दोनों एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे आप एक ईयर से दूसरे ईयर में प्रमोट होंगे। ये फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर की बात नहीं बेटा, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर के लिए भी एग्जाम्पल है, थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर के लिए भी एग्जाम्पल है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए होंगे एलिजिबिलिटी के कैसे आप एक ईयर से दूसरे ईयर में प्रमोट होते हैं। अब उसके लिए आप इस इवोल्यूशन चार्ट को अपने देखें, जैसे कि यहां पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो जिन बच्चों ने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी से अलग एडमिशन लिया है उन सब के लिए ये यहां पर काम करने वाला है। देखिए हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये सारी चीजें देखनी है। इन सारी चीजों में आप देख रहे होंगे पहला सब्जेक्ट है आपका जिसका कोड है BAS 101 या फिर BAS 102। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके दो सब्जेक्ट हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। पहले सेमेस्टर में अगर आप इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इधर दूसरे सेमेस्टर में आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ना होगा। समझ गए? अब जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, यहां पर इस इंजीनियरिंग फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए लेक्चर के जो पीरियड है वो 3 घंटे का है एक वीक में, और ट्यूटोरियल के लिए 1 घंटा दिया गया है एक वीक में। तो टोटल कितने हो गए बेटा? 4 आवर्स पर वीक। तो इसलिए इस सब्जेक्ट के क्रेडिट हो जाते हैं 4। ठीक है। वहीं पर दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे BAS 103 जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट है। वहीं पर सेकंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स सेकंड आप पढ़ने वाले हैं। इसके लिए 3 आवर्स प्लस 1 आवर का ट्यूटोरियल आपका दिया गया है, तो इसके भी क्रेडिट आपके 4 हो जाते हैं। इन सबको समझने का उद्देश्य ये है बेटा कि जिन सब्जेक्ट के क्रेडिट ज्यादा हैं उन पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करके चलना है, क्योंकि एट द एंड प्रमोशन के लिए आपको नंबर ऑफ क्रेडिट ही तो अचीव करने हैं जो आपकी हेल्प करेंगे प्रमोट होने के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट है VEE और VEC 101, यानी कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या फिर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। एक सेमेस्टर में आप इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे तो दूसरे सेमेस्टर में आप इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। यहां पर वीक अगर लेक्चर आर देखें तो 2 है और एक ट्यूटोरियल है, तो टोटल 3 आवर्स पर वीक हो गए हैं, तो इसलिए इस सब्जेक्ट का क्रेडिट हो जाता है 3। ठीक है, ये आपका थ्योरी जो एंड ऑफ द एग्जाम होना है वो नंबर भी यहां पर दिए हुए हैं। 70 मार्क्स के सारे पेपर आपके ये होते हैं। 30 मार्क्स आपको यूनिवर्सिटी जो सेशनल मार्क्स होते हैं वो अलाउ करती है, जो कॉलेज आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये 20 + 10 में आपके डिवाइड रहते हैं। ठीक है, यानी कि क्लास टेस्ट प्लस 10 नंबर जो है वो आपके टोटल परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं जो आपका पूरे सेमेस्टर में है। ठीक है, तो टोटल सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का हो जाता है। अब यहीं पर अगर मैं ब्रेक कर इसको बताऊं जो अभी हमने पीछे समझा है, इसमें आपको 30% मार्क्स चाहिए मिनिमम, और यहां पर आपको 50% मार्क्स अचीव करने हैं मिनिमम। लेकिन इन दोनों का जब ग्रांड टोटल होगा इस 100 में से, तो आपको 40% मार्क्स चाहिए। ये हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वहीं पर नेक्स्ट आप PPS सब्जेक्ट पढ़ेंगे या फिर फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें आपका 2 आवर्स प्लस 1 आवर का ट्यूटोरियल, यानी कि पर वीक 3 आवर्स का यहां पर वेटेज है, तो ये 3 क्रेडिट यहां पर रखता है। देन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और उसके कंपैरिजन में सॉफ्ट स्किल, एक सब्जेक्ट आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो दूसरा सब्जेक्ट आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। यहां पर भी 3 आवर्स का आपका पर वीक लेक्चर प्लान है, ट्यूटोरियल इसका कोई भी नहीं है, तो इसलिए इसके भी क्रेडिट हो जाते हैं आपके 3। इज दैट क्लियर? तो आई होप क्रेडिट वाला पार्ट आप समझ गए होंगे। देखिए इंजीनियरिंग फिजिक्स की जो लैब है या इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की जो लैब है उसके लिए जो पीरियड दिया हुआ है वो 3 आवर्स का दिया हुआ है। ठीक है, और इसके मार्क्स जो हैं वो 50 आपके सेशनल हैं, मतलब जो इंटरनल है, और 50 आपका एक्सटर्नल है जो यूनिवर्सिटी से एग्जामिनर आता है। ठीक है, तो टोटल ये भी लैब आपकी 100 मार्क्स की हो जाती है और इसका क्रेडिट भी आपका 1 है। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, वैसे जब हम क्रेडिट को एनालाइज कर रहे थे तो 3 पर वीक जो आपका क्या था टाइम पीरियड था उस पर वो 2 क्रेडिट वहां पर शो कर रहा था, लेकिन इवोल्यूशन सीट में उसने एक ही क्रेडिट इसको दिया हुआ है। तो इस चीज में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जो इवोल्यूशन सीट आपकी दी हुई है उसी के हिसाब से आपको क्रेडिट प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, वहीं पर ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की जो लैब होती है उसके लिए भी 3 आवर्स पर वीक है और इसके लिए भी आपका 1 क्रेडिट दिया गया है। PPS या सॉफ्ट स्किल की जो लैब होती है, इंग्लिश की जो लैब होती है, उसमें भी 3 आवर्स पर वीक है और 1 क्रेडिट यहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पर ग्राफिक्स की जो लैब होती है या फिर वर्कशॉप की जो लैब होती है उसके लिए 2 क्रेडिट आपको दिए गए हैं, लेकिन
R जो है 3+1 आपका यहाँ पर ट्यूटोरियल के साथ दिया गया है, इस वजह से यहाँ पर 2 क्रेडिट्स इसके हो जाते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो टोटल पीरियड ऑफ पर वीक अगर हम देखें सभी सब्जेक्ट का वो 13 आवर्स का है, 5 जिसमें ट्यूटोरियल है, लैब के लिए 12 आवर हैं पर वीक। ठीक है, तो ग्रांड जो क्रेडिट का नंबर हो जाता है पर सेमेस्टर वो 22 है, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर लीजिए चाहे आप सेकंड सेमेस्टर की बात कर लीजिए। सेकंड सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट बढ़ जाता है स्पोर्ट्स एंड योगा। अगर आपका वहां पर कॉलेज में एनएसएस है तो वहां पर एनएसएस रहेगा। ठीक है, ये आपका 100 मार्क्स का रहता है, इसमें आपका कोई थ्योरी एग्जाम कोई प्रैक्टिकल एग्जाम वैसे नहीं है, ये 100 मार्क्स का एज ए सेशनल आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका भी पर सेमेस्टर आपका 3 आवर्स दिया गया है पर वीक और इसका क्रेडिट कुछ भी नहीं होता है, तो दैट मींस 22 क्रेडिट्स ही आपके सेकंड सेमेस्टर में रहने वाले हैं। तो आई होप आप लोग चीजें समझ गए होंगे और आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। देखिए, कॉलेज में अपनी रेपुटेशन अच्छे बनाने के लिए मैंने आपको क्यों बोला था, क्योंकि ये जो 350 मार्क्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे आपकी परसेंटेज में, आपकी एसजीपीए में, आपकी सीजीपीए में, है ना। तो यहां पर जितने ज्यादा मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है आपकी परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो आपके एग्जाम होंगे वो आपके 550 मार्क्स का होता है, तो टोटल सेमेस्टर आपका 900 का हो जाता है फर्स्ट सेमेस्टर। वहीं पर सेकंड सेमेस्टर में क्योंकि स्पोर्ट्स एंड योगा के 100 मार्क्स बढ़ गए हैं यहां पर, तो वहां पर आपका 900 + 100 दैट मींस 1000 का आपका सेकंड सेमेस्टर हो जाता है। यहां पर लिखा हुआ है कंपलसरी क्वालिफाइंग ऑडिट कोर्स, जहां पर स्टार बना हुआ है वो कंपलसरी है आपका उसको क्वालिफाई करना। ठीक है, क्लियर। तो आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं, आप सेकंड ईयर में तब प्रमोट होंगे जब आप मिनिमम 22 क्रेडिट अचीव कर लेते हैं अपने फर्स्ट ईयर में। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों के क्रेडिट मिलाकर। अगर सपोज इसमें आपके 11 क्रेडिट आए हैं, इसमें आपके 11 क्रेडिट आए हैं, तो टोटल हो गया आपके 22 क्रेडिट, देन यू कैन एलिजिबल फॉर प्रमोट इन द सेकंड ईयर। क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपको इंपॉर्टेंस भी पता चल रही होगी कि ये कितनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। अगर आप इसको शुरुआत से माइंड में रखकर चलेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इन ईयरली रिजल्ट, जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का ईयरली रिजल्ट आएगा उसमें भी कुछ कंडीशन यहां पर दी गई हैं। ए स्टूडेंट शैल बी डिक्लेयर पास ओनली इफ ही और सी सिक्योर ई ग्रेड और अबव ग्रेड इन ऑल सब्जेक्ट्स एंड मिनिमम सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट, जिसको आप एसजीपीए बोलते हैं, वो 5 होना चाहिए इन ईच सेमेस्टर ऑफ एन एकेडमिक ईयर। क्लियर हो गया? यानी कि किसी भी बच्चे को पास डिक्लेयर तब किया जाएगा जब उसको सब्जेक्ट वाइज ई ग्रेड मिला हुआ हो, देन वो उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में जो मिनिमम सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज है वो 5.0 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस पॉइंट को भी। देन स्टूडेंट हिमसेल्फ कैन बी डिसाइड टू अवेंज द परफॉर्मेंस ऑफ एनी, यानी कि लेफ्ट आउट, इसको हम बोल देते हैं सिंपल भाषा में लेफ्ट आउट। ठीक है, अपने आप हिमसेल्फ अगर वो चाहता है both the semester of the same academic year as per clause 9.3 and reappear in the left out semester examination as per the clause, जो हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं। ये लेफ्ट आउट स्टूडेंट की बात कर रहा है अगर वो खुद से छोड़ रहा है तो। ठीक है, कैरी ओवर सिस्टम का मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपको F ग्रेड मिलता है तो आप कैरी ओवर हो जाएंगे उस पेपर के लिए, मतलब वो बैक पेपर आपका माना जाएगा, वो फिर आपको परमिशन दी जाएगी कि आप दोबारा से उसको दे सकते हैं एग्जाम को। ऑल कैरी ओवर एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड ओनली विद एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, वो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के साथ ही आपके कैरी किए जाते हैं, मतलब आपको परमिशन दी जाती है। उसमें भी क्या कंडीशन रहती है बच्चों, अगर आपकी ऑड सेमेस्टर की बैक है, ठीक है, ऑड सेमेस्टर की बैक आप ऑड सेमेस्टर में ही दे सकते हैं। ठीक है, ऑड सेमेस्टर के जब एड एग्जाम होंगे तभी आप उसको दे सकते हैं। वहीं पर जो बैक आपकी इवन सेमेस्टर में आई है वो आप बैक इवन सेमेस्टर के एंड एग्जाम में ही देंगे। कैसे, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, अगर आपकी बैक आई है फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप इस फर्स्ट सेमेस्टर की बैक को थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सेवंथ सेमेस्टर, इन तीनों सेमेस्टर में एलिजिबल हैं देने के लिए। वहीं पर अगर सेकंड सेमेस्टर में आपकी बैक आई है तो आप इस बैक को फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर एंड एट्थ सेमेस्टर में देने के लिए एलिजिबल हैं। कभी कभी यूनिवर्सिटी क्या करती है, जो फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशल कैरी ओवर निकाल देता है, कभी कभी, हर साल नहीं। उसमें क्या होता है, फाइनल ईयर का बच्चा चाहे उसकी फर्स्ट सेमेस्टर की बैक हो, सेकंड सेमेस्टर की बैक हो, किसी भी सेमेस्टर की बैक हो, वो वहां पर भर सकता है और उसको क्लियर कर सकता है। ये केवल और केवल फाइनल ईयर के लिए परमिशन है जो कभी कभी यूनिवर्सिटी अलाउ करती है, ताकि उन बच्चों का जो टाइम है 1 साल ना बढ़े, वो उसी पीरियड में क्लियर कर ली। इज दैट क्लियर? लेकिन ये हर साल परमिशन नहीं दी जाती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं रीएडमिशन इन द इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज। बेसिकली इसके लिए आप इस चीज को पढ़ लेंगे, इस पे ज्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिस पर आप रीएडमिशन अपने इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में ले सकते हैं। चलिए 2 पॉइंट जो है ये मैं आपको बता देता हूं। इफ द कैंडिडेट इज डिक्लेयर फेल, तब आप रीएडमिशन ले सकते हैं। ए कैंडिडेट डिड नॉट अपीयर इन द सेमेस्टर एग्जामिनेशन और ही और सी वाज नॉट ग्रांटेड परमिशन टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, यानी कि उसने
एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम जो होते थे उसमें वो अपीयर नहीं हुआ है या फिर उसको परमिशन नहीं दी गई थी, तब वो री एडमिशन ले सकता है कॉलेज या इंस्टीट्यूट में। ए कैंडिडेट हैज बीन डिटेन्ड बाय द इंस्टीट्यूट एंड सब्सिक्वेंट हैज बीन परमिटेड टू द टेक द री एडमिशन, या फिर कोई स्टूडेंट ऐसा था जिसको क्या कर दिया था, डिटेन कर दिया गया था, वो उसकी परफॉर्मेंस पूरे सेमेस्टर में बहुत घटिया रही, खराब रही, उसने किसी की नहीं सुनी, अपनी ही चलाने की कोशिश की, उसको डिटेन कर दिया गया, यानी कि परमिशन नहीं दी गई एग्जाम में बैठने के लिए, तो वो भी आपका री एडमिशन ले सकता है। एंड कैंडिडेट हैज ओन डिजायर टू लेफ्ट आउट द परफॉर्मेंस ऑफ द सेमेस्टर एंड स्टार्टेड इन द क्लॉज 9.3b एंड 9.3c, वो भी है आपका, अगर वो लेफ्ट आउट खुद से ही करना चाहता है और फिर दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहता है, री एडमिशन लेकर अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छे से परफॉर्म करना चाहता है, तो वो री एडमिशन ले सकता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोर्सेज में ये डिफरेंट कोर्सेज जो हमने शुरुआत में ही डिस्कस किए थे, है ना, कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आप क्या पढ़ते हैं, फिर थर्ड फोर्थ में क्या पढ़ते हैं, वही चीज यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इसमें कोई इतना ज्यादा डिटेल में आपको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं SGPA, YGPA और CGPA कैसे कैलकुलेट की जाती है। जो ग्रेड स्केल था, जो ग्रेड पॉइंट था, उसके मतलब जो ग्रेड आपको दी जा रही थी लेटर के हिसाब से, और फिर उसके पॉइंट्स जो हैं वो इस तरीके से आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, जैसे A+ ग्रेड अगर आपने किसी सब्जेक्ट में ली है तो उसका ग्रेड पॉइंट आपने 10 माना जाएगा। वहीं पर अगर आपको A ग्रेड मिला हुआ है तो वो आपका 9 पॉइंट हो जाएंगे। ऐसे ही B+ पर 8 है, V पर 7 है, C पर 6 है, D पर 5 है, E पर 4 है और F पर आपको 0 मिलेगा, यानी कि 10 से 4 तक आपको ग्रेड पॉइंट प्रोवाइड कराया जाता है, अदरवाइज 0 क्रेडिट आपको मिलेगा। ये मार्क्स का परसेंटेज है, जैसे 90% से अबव आपने अचीव किया है, फिर 90% से बिलो है और 80 से 70 तक है, तो इस तरीके से ये ग्रेड पॉइंट आपको दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस ग्रेड पॉइंट से। अब आगे हम फर्दर समझेंगे कि कैसे आप इन ग्रेड पॉइंट्स और ग्रेड के हिसाब से और जो क्रेडिट हैं आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उसके हिसाब से कैसे आप CGPA, YGPA या फिर SGPA को कैलकुलेट करते हैं। चलिए इसको समझते हैं आगे। ये फर्दर यही सारी चीजें आपकी दी गई हैं यहाँ पर। अब कंप्यूटेशन ऑफ द SGPA, YGPA और CGPA, किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला थोड़ा सा खतरनाक है, इसको आप समझने बैठेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। इसको हम टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, एक किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को लेकर। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कैसे इसको लेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ द SGPA ऑफ ऑड सेमेस्टर, मतलब ऑड सेमेस्टर के लिए हम इसको कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई एक सब्जेक्ट है, एक स्टूडेंट ने दिया, उसके लिए क्रेडिट है आपका 5.5। ठीक है, उसको जो उस सब्जेक्ट में ग्रेड लेटर मिला है वो B+ मिला हुआ है। ठीक है, तो ग्रेड पॉइंट कितने हो गए, 8 हो गए बेटा। क्रेडिट पॉइंट कितने हैं, 5.5। तो इसने जो क्रेडिट पॉइंट अचीव किए हैं वो कितने हो जाएंगे बेटा, 5.5 × 8, दैट मीन्स 44 पॉइंट्स इसके हो गए हैं। ठीक है, आगे सेकंड कोर्स जो है बेटा, उसके क्रेडिट है 4, उस सब्जेक्ट में उसने C ग्रेड लेटर अचीव किया है जिसके लिए वैल्यू है 6 × 4 यानी कि 24 ग्रेड पॉइंट इसके हो जाते हैं। देन कोर्स थर्ड आपका 5 क्रेडिट का है और उसमें उसने V ग्रेड अचीव किया है जिसके लिए ग्रेड पॉइंट है 7, तो 7 × 5 35 ग्रेड पॉइंट इसका हो जाता है इस थर्ड सब्जेक्ट के लिए। फोर्थ सब्जेक्ट के लिए देखते हैं, इसके लिए क्रेडिट 3 है, A+ इसने अचीव किया है इसमें, तो उसके लिए 10 ग्रेड पॉइंट्स हैं, तो दैट मीन्स 10 × 3 यानी कि 30 ग्रेड पॉइंट्स इसने अचीव किए। तो टोटल क्रेडिट कितने हो गए इसके, 17.5। टोटल क्रेडिट पॉइंट्स कितने हो गए, 133, यानी कि इन सब का सम। ठीक है, तो अब आप SGPA जो कैलकुलेट करेंगे वो क्या हो जाएगा, टोटल ग्रेड पॉइंट्स को आप टोटल क्रेडिट से डिवाइड कर देंगे। 133 डिवाइडेड बाई 17.5, दैट मीन्स उसका SGPA 7.6 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वहीं पर अगर हम बात करें इवन सेमेस्टर की, ठीक है, क्योंकि ये तो SGPA ऑड सेमेस्टर के लिए मिला है, अब SGPA आप इवन सेमेस्टर के लिए कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले सब्जेक्ट में 5.5 क्रेडिट था, V+ अचीव किया, 8 क्रेडिट पॉइंट मिले, 44 ग्रेड पॉइंट्स हो जाते हैं। दूसरे कोर्स का क्रेडिट था 4, C ग्रेड अचीव किया, 6 पॉइंट्स हैं, तो दैट मीन्स यू गेट 24। देन कोर्स नंबर यानी कि सब्जेक्ट नंबर थर्ड में 5 क्रेडिट, ग्रेड B अचीव किया, 7 उसके लिए पॉइंट हैं, तो टोटल 35 ग्रेड पॉइंट हो जाते हैं। कोर्स 4 के लिए 3 क्रेडिट्स हैं, A+ अचीव किया है, दैट मीन्स 10 ग्रेड पॉइंट आप उसको मिल गए हैं, तो दैट मीन्स क्रेडिट पॉइंट्स जो हैं वो आपके 30 हो जाते हैं। और जो फिफ्थ सब्जेक्ट था 3 क्रेडिट्स के लिए, उसमें बच्चा F ग्रेड अचीव करता है यानी कि फेल हो जाता है, तो वहां पर ग्रेड पॉइंट कितना है, 0, और 3 की मल्टीप्लाई 0 से होगी, देन यू गेट द क्रेडिट पॉइंट 0। अब यहां पर टोटल क्रेडिट कितने हैं इवन सेमेस्टर के, 20.5। यहां पर क्रेडिट पॉइंट्स कितने अचीव किए हैं, 133 ही। तो अब आपका इस सेमेस्टर का SGPA जो हो जाएगा वो 133 डिवाइडेड बाय 20.5, देन दैट मींस 6.48। ये SGPA हो गया है सेकंड सेमेस्टर का। पहले सेमेस्टर का SGPA 7.6, दूसरे सेमेस्टर का SGPA 6.48। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर, ये आपका सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया, दोनों सेमेस्टर के SGPA भी पता चल गए। अब क्योंकि ईयरली आपको फाइंड आउट करना होता है YGPA, ईयरली ग्रेड पॉइंट,
ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सिंपल आपको क्या करना होता है, देखिए 7.6 आया एसजीपीए, उसके लिए क्रेडिट कितना था 17.5, टोटल क्रेडिट ये था ना 17.5, प्लस दूसरे सेमेस्टर का एसजीपीए 6.48, क्रेडिट टोटल 20.5, इन सबको ऐड कर लिया, डिवाइड कर दिया दोनों सेमेस्टर के क्रेडिट के सम से, बस ये आपका फाइनल हो जाएगा। देखिए यहां पर मैं समझाने की कोशिश करता हूं बेटा, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एसजीपीए है 7.6 इंटू कितने क्रेडिट के लिए है 17.5 के लिए, फिर दूसरे सेमेस्टर में कितना एसजीपीए है 6.48, कितने क्रेडिट में से है 20.5 के लिए, ठीक है, तो ये आपने ऐड कर लिया मल्टीप्लाई करके, अब इसको डिवाइड करना है टोटल क्रेडिट से 17.5 प्लस 20.5 से, ठीक है, ये आपका टोटल क्रेडिट हो जाएंगे। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे देन यू गेट 6.99, यानी कि YGPA जो है उस ईयर का, फर्स्ट ईयर का, वो आपका हो जाएगा 6.99। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आप SGPA YGPA कैलकुलेट करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब अगर फर्दर हम इस टेबल की बात करें, जब उसने बैक पेपर दिया, बच्ची ने बैक पेपर दिया कोर्स नंबर 5 के लिए, यानी कि सब्जेक्ट नंबर 5 के लिए, जिसमें वो क्या हुआ था बच्चों, फेल हुआ था, इस वाले सब्जेक्ट में फेल हुआ था ना, क्योंकि इसको F ग्रेड मिला था और F ग्रेड पर उसको क्रेडिट 0.0 मिले। तो अब उसने जब बैक पेपर दिया इन 3 क्रेडिट के सब्जेक्ट के लिए, तो उसने इस बार ग्रेड लिया E, और E ग्रेड के लिए कितने पॉइंट है बेटा 4, तो इसके क्रेडिट पॉइंट्स अब हो गए हैं 12। इज दैट क्लियर? ये समझकर चलेंगे आप लोग, जब बैक फॉर्म आप भरते हैं उसमें पास होते हैं तो वो आपके YGPA में इंक्लूड होकर उसके पॉइंट्स को बढ़ाता है। कैसे देखिए, यहां पर अब पहले 133 पॉइंट्स थे, 12 उसमें इंक्रीज हो गए, तो अब टोटल पॉइंट हो गए 145। तो अब SGPA चेंज हो जाएगा, SGPA क्या हो जाएगा 145 डिवाइडेड बाई 20.5, दैट मीन्स SGPA हो गया 70.07। इज दैट क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी के हिसाब से आपका YGPA भी चेंज हो जाएगा। अब आप इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के लिए जो कि बैक के बाद आया है, YGPA कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्या आएगा इस स्टूडेंट का, ताकि आपको क्लियर हो गया हो। मैं ये देखना चाह रहा हूं आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। अब CGPA कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए पहले सेमेस्टर का क्रेडिट था टोटल 17.5, SGPA जो है वो 7 आया बच्चे का, दूसरे में 20.5 के लिए 8.5 SGPA आया, फिर 21 क्रेडिट के लिए 9.2 SGPA आया, 21 क्रेडिट के लिए 6.86 आया। ऐसे ये पूरे 8 सेमेस्टर तक आपको दिया हुआ है टोटल क्रेडिट में से कितना SGPA उसका आया है। अब जब पूरी परफॉर्मेंस आप CGPA निकालना चाहें तो इन सब की मल्टीप्लाई करते चले जाइए, ऐड करते चले जाइए, ठीक है। देखिए 17.5 इंटू 7, फिर 20.5 इंटू 8.5, 21 इंटू 9.2, फिर 21 इंटू 6.86, 21 इंटू 8.18, 21 इंटू 7.73, 20 इंटू 8.68 प्लस 18 इंटू 9.4, और टोटल क्रेडिट जो भी हुआ है यहाँ पर, ये टोटल क्रेडिट 160, जो कि मिनिमम आपको अचीव करने ही करने हैं फाइनल रिजल्ट के लिए, पास होने के लिए, तो उससे आपने डिवाइड कर देना है 160 से। ये मैंने जब आपको क्राइटेरिया बताया था ना कि पास होने के लिए क्या चाहिए आपको, टोटल मतलब फाइनल रिजल्ट के लिए जो आपको डिग्री अलॉट होगी उसमें 160 मिनिमम आपको क्रेडिट जरूरी है, तो उन 160 से आपने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो दैट मीन्स यू गेट अ CGPA 8.66। आई होप अब आप लोग अपने रिजल्ट का SGPA YGPA और CGPA जो कि फाइनल पास आउट हो गए हैं बच्चे, वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं हुई होगी। अब इनकी इंपॉर्टेंस मैं शुरुआत से ही आपको बताता हुआ आ रहा हूं, ये जो CGPA है बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे आपकी 10th 12th में परसेंटेज की इंपॉर्टेंस होती है ना, कि किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इतने परसेंट होना चाहिए, कोई भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए इतनी परसेंटेज जरूरी है, तो वैसे ही अगर आप किसी भी कंपनी के लिए या किसी फर्दर कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें CGPA मैटर करता है। इज दैट क्लियर? अब अगर आप CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इन्होंने कहा है आप डायरेक्ट जो भी CGPA आपका है सेमेस्टर का उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इसका CGPA है CGPA 8.66, तो आप इसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू गेट 86.6%। तो ये इसकी परसेंटेज हो जाएगी जो इसने फाइनली अपने बीटेक में अचीव की है। 86.6% से इसने क्या किया है, डिग्री कंप्लीट की है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो डिस्कस करने जरूरी थे। आगे बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं डिटेल में, सारी चीजें किस तरीके से आपकी डिग्री अवार्ड होती है, उस पर फर्स्ट डिवीजन विद डिक्टेंशन कैसे लिखकर आता है। देखिए ये लिखा हुआ है ना, जैसे फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स लिखा होगा, फर्स्ट डिवीजन विद डिक्टेंशन लिखा होगा, फर्स्ट डिवीजन कब लिखा होगा, सेकंड डिवीजन कब लिखा होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। इन पर इतना ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे फर्दर स्क्रूटनी या फिर रीइवोल्यूशन, इसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है, ठीक है। चलिए अब स्क्रूटनी एंड रीवॉल्यूशन क्या है। स्क्रूटनी एंड रीवॉल्यूशन शैल बी अलाउ इन ओनली थ्योरी पेपर्स, जो आप थ्योरी पेपर्स देकर आते हैं उसी में ये अलाउ होता है। रिवॉल्यूशन ऑफ थ्योरी या प्रैक्टिकल पेपर्स इज परमिटेड ओनली विद सर्टेन कंडीशन एज लेड डाउन बाय द यूनिवर्सिटी। अगर आप प्रैक्टिकल में भी रिवॉल्यूशन या फिर
स्क्रूटनी करना चाहते हैं, स्क्रूटनी तो नहीं, रिवॉल्यूशन ही उसमें हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की कि किस तरीके की कंडीशंस वहां पर बनी थी। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। अनफेयर मींस यानी कि जो यूएफएम बोल देते हैं आप लोग, यूएफएम आपने सुना भी होगा, जब जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के बच्चे होंगे जो एग्जाम देते हैं कि इस बच्चे का यूएफएम लग गया, उसका मीन्स होता है, एक सेकंड, अनफेयर मीन्स शैल बी डील्ड एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। मतलब कोई बच्चा अगर किसी तरीके की चीटिंग लेकर जाता है या अनफेयर मटेरियल उसके पास मिलता है तो वो यूएफएम में आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इस तरीके से आपका रहता है। अवार्ड ऑफ सेशनल मार्क्स, ये मैंने आपको बता ही दिया है, आपके अलग अलग परफॉर्मेंस जो सेमेस्टर में होगी उसी पर बेस्ड रहते हैं कि आपको कितने मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं। और इसके लिए भी मैं बता देता हूँ रिवॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा डिटेल में। यहाँ पर अगर किसी सब्जेक्ट में आपकी बैक लग गई है और आपको लगता है कि आप उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आए थे, तो एक एकेटीयू यूनिवर्सिटी सर्कुलर निकालती है बच्चों, और उसमें कहती है कि आप 300 रुपीज देकर अपनी उस सब्जेक्ट की कॉपी को सॉफ्ट फॉर्म में मंगवा सकते हैं अपनी लॉगिन पर। जो स्टूडेंट्स की लॉगिन आईडी होती है ना, उस पर आप उसको कॉपी को मंगवा सकते हैं। ठीक है, अब उस कॉपी को देखकर अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुई है मार्क्स देते हुए या कोई क्वेश्चन आपका छूट गया है चेक करने से, तो आप उस कॉपी को री इवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो फिर फर्दर आपको उस सब्जेक्ट के लिए री अप्लाई कराना होता है। बस इस तरीके से फिर आपके 2 टीचर उस कॉपी को चेक करते हैं, मार्क्स देते हैं, उनका एवरेज जो होता है वो आपका उस सब्जेक्ट में इंक्लूड कर लिया जाता है। और अगर आपके मार्क्स बढ़े हैं तो जो वहां पर पैसा आपको देना होता है रीवॉल्यूशन के लिए अप्लाई करने में, 300 रुपए तो कॉपी मंगवाने के हैं, फिर रीवॉल्यूशन के लिए जो पैसा देना होता है वो कुछ % उसका रिफंड कर दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, अगर मार्क्स बढ़े हैं तो। नहीं बढ़े हैं तो वहां पर आपका वो पैसा बैक नहीं होता है। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे रीवॉल्यूशन के प्रोसेस को भी। ठीक है, चलिए आगे कुछ यहाँ पर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन के बारे में भी दिया हुआ है। ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है, नॉर्मली आप इसको 2-3 पॉइंट को समझ जाएंगे। फिर आगे कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप आसानी से पीडीएफ में पढ़ लेंगे और विद एग्जांपल यहाँ पर समझाया गया है आपको कि किस तरीके से यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझनी है। फिर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और दिए गए हैं यूएफएम से रिलेटेड सारी चीज़ें, यहाँ पर जैसे यूएफएम फॉर्मेट, इस तरीके से सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ये भी आपको दिए गए हैं जो आपके इवन सेमेस्टर या यूनिवर्सिटी से अनफेयर मीन्स को लेकर कि आपका जो अनफेयर मीन्स होता है वो किस तरीके से, क्या क्या चीज़ें उसमें कवर होती हैं, तो ये आप देख सकते हैं, आराम से पढ़ लेना। जब एग्जाम हॉल में आप जाते हैं तो किसी भी तरीके का कोई इस तरीके का आप मटेरियल ना लेकर जाएं, ताकि वहाँ पर जो ड्यूटी करते हैं एग्जामिनर, उन पर कोई भी डाउट आप लोगों पर हो और वो आपको अनफेयर मीन में लेकर आए। ठीक है, तो ये लास्ट स्लाइड थी। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों और वैल्यूबल होगा। मेरा टारगेट यही था कि आपके सारे डाउट जो भी बच्चों के माइंड में आते हैं वो क्लियर कर लिए जाएं। पेशेंस के साथ अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं बना होगा। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस हैं उसको दिखाते हुए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कैसे आपको प्रमोट होना है, कैसे कैसे आपको क्रेडिट मिलते हैं सब्जेक्ट वाइज, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं आपके प्रमोट होने के, कहाँ पर आपको फेल डिक्लेयर किया जाता है, कहाँ पर आपको मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट मिलते हैं, कहाँ पर आपको एसजीपीए, सीजीपीए और वाईजीपीए कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हमने डिस्कस की हैं। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। और शुरुआत में भी मैंने बोला था वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ये वीडियो फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे न्यूली एडमिट हैं 2025-26 के सेशन में, उनके लिए तो ये रामबाण होने वाली है, क्योंकि अगर आप शुरुआत से ही बेस को समझकर चलेंगे कि आपको किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, तो डेफिनेटली आप एक बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे ईयर वाइज जैसे ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांच से स्विच करना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि हमें क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करनी है, कि हम स्विच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, किस क्राइटेरिया को फॉलो मतलब फिल करना है हमें कि हम प्रमोट हो जाए नेक्स्ट ईयर में। वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ऑलरेडी आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी कि हाँ हमें ये चीज़ें नहीं करनी है, इस तरीके से हमें ये नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा और मुझे भी उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।